नमस्कार दोस्तों। तो अब है स्टोरी टाइम। तो कल की स्टोरी मैंने आपको सुनाई और मैंने आपको बताया कि भई मुझे कैसे एहसास हुआ कि भई ग्रैटिट्यूड हर चीज़ में होता है, जाने वाले चले जाते हैं, वो अपना खेल खेल के चले जाते हैं, लेकिन हमारा अभी खेल चालू है इस दुनिया में। तो इसीलिए हर चीज़ के लिए हमें दिल में शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। तो हुआ यूँ, ये थी बात 2015 की दिसंबर की। तो अब जब मैंने ये पैच फ्लावर थेरेपी सीखी, मैंने कुछ ग्रुप्स भी जॉइन किए और मैंने देखा कि मतलब प्रैक्टिस हमें करनी ज़रूरी है। हम ऐसे पैच फ्लावर थेरेपी के वो नहीं कर सकते जब तक हमें पता ना हो कि भई हम ठीक आपको फ्लावर एसेंस बता रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है और मैंने फ्री में बहुत लोगों की हेल्प करी इस दौरान। तो इस दौरान एक मेरा फ्रेंड है, तो उसने कहा कि मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है, उसको प्रॉब्लम है। मुझे तेरी फ्रेंड की फ्रेंड का क्या मतलब? तो उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड से उसने मेरी बात कराई। तो उसने बताया कि एक उसकी मतलब उससे थोड़ी-सी कलीग है उसकी और थोड़ी बड़ी है, बट शी इज़ फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन ऑफिस एंड शी इज़ द ओनली वन हू इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर फैमिली। कहा ठीक है, आप उनको मेरे बारे में बता दो, मैं ज़ूम चैट कर लेती हूँ। तो जब ज़ूम चैट करी उस लेडी से, तो शी वो ऐसे दिखी कि मतलब अपनी एज से काफ़ी बड़ी दिख रही थी। तो उनके बोलने में, टोन में ना बहुत ज़्यादा रूडनेस थी, जबकि वो रूड थी नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतना रूखा-सूखा क्यों बोलते हो? तो बोलती हैं, रूखा-सूखा? मैं तो बोल रही हूँ बड़ी बात है। आपको पता है मैं कितनी परेशान हूँ। मेरी ज़िंदगी रूखी-सूखी है। मेरे बालों में डैंड्रफ है, मेरे बालों में भी रूखा-सूखापन है और मेरी स्किन भी रूखी-सूखी है। मैं तो रूखी-सूखी हूँ। ऐसे करके अजीब तरीका था उनका बोलने का। ख़ैर उस दिन तो मैंने इनसे ज़्यादा बात नहीं की। तो उनको कुछ मैंने बैच फ्लावर्स बताए और बोला कि मैं आपसे 1 हफ़्ते के बाद बात करूँगी। तो मैंने अपना सेल फ़ोन नंबर दे दिया। तो 1 हफ़्ते के बाद जब मैंने उनको फ़ोन करा, तो मैंने पूछा अब आपकी ड्राइनेस कैसी है? आपका स्कैल्प कैसा है? आपकी हाँ, ठीक है, पर मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मैंने देखा कि अभी भी उनके टोन में ना बहुत रूडनेस थी। तो मैंने उससे पूछा कि आखिर आपका प्रॉब्लम जो है, हर प्रॉब्लम जो होती है उसके पीछे कोई ना कोई इमोशन आप मुझे जब तक डायरेक्टली नहीं बताएँगी, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया कि मेरा जो ग्रुप है बैच फ्लावर वाला, मैंने उसमें मेंशन कर दिया कि व्हाट कुड बी द रेमेडी फॉर समवन हू सेज़ दैट कि उसके पास ड्राइनेस हर जगह है। अब जब ऐसे डाला तो लोगों ने गलत मतलब भी निकाला कि अगर फीमेल है तो फीमेल प्रॉब्लम होगी, उसकी ड्राइनेस की बात कर रहे हैं। उसमें से एक मेरी मतलब जानने वाली हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप ये बैच फ्लावर देख रहे हो। पर मैंने कहा कि उन्होंने तो मुझे साफ बोला है कि उनको कोई ऐसा इशू है ही नहीं। तो कहा कि ये इशू डीप होगा, पर कहीं होगा। तो ठीक है, तो देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग, क्योंकि बैच फ्लावर जो हैं वो कभी भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देते। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी जो मैं आपको मिक्स दिया है उसमें ये एक और मिक्स दे रही हूँ मैं, आप इसको ट्राई करके देखो। ठीक है। मुझे 2 दिन बाद फ़ोन आया उनका, रोती जा रही हैं, रोती जा रही हैं, कैन यू विज़िट मी? मैंने कहा जी कहाँ रहते हो आप? उन्होंने मुझे जब एड्रेस बताया, घर से ज़्यादा दूर था नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाती हूँ। जब मैं गई तो मैंने वो एरिया देखा, तो ये एरिया थोड़ा दिमाग में खटका कि मैं इस एरिया में कभी आती नहीं हूँ और यहाँ पे मैंने पहले जो है आ चुकी हूँ।
तो थोड़ा डेजा वू टाइप्स, तो शायद आ चुकी हूँ या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। खैर मैंने एड्रेस पूछा, तो मैं पूछने के लिए जिस जनरल स्टोर पे गई वो वही जनरल स्टोर था जहाँ पे मुझे वो लेडी मिली थी जो रोती-रोती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ, ये घर यहाँ पे है। तो फिर जी बड़े परेशान हैं लोग, बड़े परेशान हैं। मुझे क्या परेशानी है इनके घर पे? इश्यू है कोई? तो मुझे जब जो स्टोरी उन्होंने बताई तो मेरे को एकदम रिकॉल हुआ कि ये स्टोरी मैंने उनसे पूछा कि ये आप उनकी स्टोरी बता रहे हो जिनकी बाजू ऐसे रहती है? कहा हाँ, वही। अब तो वो बेड रिडन हो गई हैं, अब वो उठ नहीं सकती है। अब उनकी ननंद ही है जो सारा घर सँभाल रही है, तो अब बड़ी परेशान है वो। अच्छा, तो जब एंट्रेंस करी तो वहाँ पे सूखे पौधे थे सारे, थोड़ा एरिया स्मेली था, सफाई हुई नहीं हुई थी और मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना था। तो मैं गई और जब दरवाज़ा खोला तो एकदम जो स्मेल आती है वो सारी दवाइयों की। मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने उनको बोला कि आप बुरा ना माने तो नीचे बैठ के बात कर सकते हैं? तो कहती हाँ, बिल्कुल। तो उन्हीं का ही घर था, ग्राउंड और फर्स्ट, तो नीचे वो खुद रहती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टोरी मैं पहले सुन चुकी थी, जो मैंने उसकी देखा भाभी तो ये वही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भई ये कैसे हो गया? ना पहले तो ये थोड़ा-थोड़ा बोलना शुरू हो गई थी, तो हमें लगा रिकवर हो रही हैं, बट अचानक से एक दिन ये उठ ही नहीं पाई और तब से बेड रिडन है। मैंने 2-2 नर्स लगा रखी हैं, बट मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही। मेरी अपनी मदर भी बेड पे है। तो मैं कहा चलो ये सब तो हो गया, अब बट आपकी स्टोरी क्या है? आप इस स्टोरी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं? आप कैसे आ गए इस स्टोरी में? यू शुड हैव गॉट मैरिड। तो आपकी, तो वो कहती है कि मेरे अ, जब मैं जॉब पे गई, जब मैंने फर्स्ट टाइम कदम रखा बाहर की दुनिया में, तो मेरा अफ़ेयर चला। अब उनका अफ़ेयर चला उनके अपने ही बॉस से। तो हुआ यूँ कि ये प्रेग्नेंट हो गई। बॉस ने शादी करने से मना कर दिया, बॉस ने निकाल दिया। ये बात अब वो घर पे बताएँ, कैसे बताएँ? दिल में गुस्सा भी बहुत था। उस टाइम पे भाई-भाभी से लड़ाई भी चल रही थी। भाभी तब ठीक थी, भाई भी ठीक था, सब ठीक थे। तो एक ट्रॉमा क्रिएट हुआ उनकी लाइफ़ में उस टाइम पे। उसके बाद विथ टाइम उनके साथ ऐसा हुआ कि भई पहले भाभी का एक्सीडेंट हुआ, भाई के ऊपर बोझ आ गया। मदर फिर भी चल रही थी, काम कर रही थी धीरे-धीरे, बट सडनली उनकी अ, जब ब्रदर की डेथ हुई तो मदर को पैरालिसिस हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि भई इनका जो ट्रॉमा था वो बढ़ता चला गया। फिर मैंने इनको एक बात पूछी कि आप हर बात पे एक लाइन बोल रही हैं, ख़्याल तो मैंने ही रखना है, ख़्याल तो मैंने ही रखना है। ये आपका सबकॉन्शियस एफ़र्ट है, जो आपको ये सब चीज़ें दिखा रहा है। जब आप ये कहते हो ना कि ख़्याल मैंने ही रखना है, तो ख़्याल कैसा रखा जाता है? ख़्याल हमेशा पेशेंट का रखा जाता है, फैमिली के साथ जिया जाता है। ये बात मुझे उनको समझाने में काफ़ी टाइम लगा। फिर ख़ैर उनसे जब बात हुई, उन्होंने बोला कि भई इनके पेरेंट्स भी हेल्प नहीं कर रहे और अब मेरे पास कर्ज़ा बहुत ज़्यादा हो गया है। 2-4 एस्ट्रो रेमेडीज़ दी मैंने उनको। फिर साथ में उनसे भी मैंने उनको ये बोला कि भई आप बात कीजिए इनके पेरेंट्स से। वो कहते नहीं, वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, कोई बात नहीं करता। ब्रदर भी मिला था, वो उनका मैं घर तक गई थी, तो उन्होंने बाहर से ही अपने उसको बोल दिया गार्ड को कि इनको अंदर आने मत दो। तो जिसके साथ मैं गई थी इनके घर में, उनकी पुलिस में अच्छी जान-पहचान थी। तो समहाउ उन्होंने कहा कि आप ये पहले केस हमारे पास क्यों नहीं लाई? वो एनजीओ में काम करते हैं। तो
खैर वो तो एक सेकेंडरी मैटर था, बट उनको सोल्यूशन मिल गया। और थ्रू एनजीओ वो उनके पेरेंट्स तक पहुँचे, और इनकी जो बेटी है उसको किसी अच्छी जगह पे रखवाया, नर्सिंग होम में, जहाँ पे ये सारा उसका जो बिल है, नर्स का बिल है, ये सब देना उन्होंने माना, और जो अभी तक केयर किया उसका पैसा उनको मिला। और बाकी जो मदर थी उनको ठीक होने में बहुत टाइम लगा, लेकिन वो थोड़ा रिकवर कर गई, पूरी तरीके से तो नहीं। पर ये हो गया कि अब वो बेड रिडन नहीं है, थोड़ा थोड़ा उठ लेती हैं, चल लेती हैं, टेढ़ा बोलती हैं, स्पीच अभी क्लियर नहीं है, बट विद टाइम वो भी हो जाएगा। दैट ऑल हैपेंड विद द हेल्प ऑफ बैच फ्लावर। और थोड़ा उनका नज़रिया बदलने की ज़रूरत थी। क्या होता है ना, कहते हैं कि हमें भगवान जो है ना वो सब देगा। भगवान की दृष्टि हम पे तब पड़ेगी जब हमारा दृष्टिकोण बदलेगा। तो वो दृष्टिकोण बदलने के लिए ही शायद भगवान ने उस वक़्त मुझे उनके पास भेजा। बट ये कितनी अजीब बात है कि 2015 दिसंबर में मैं उनकी भाभी से मिली, और अब जाके मैं उनकी सिस्टर इन लॉ से मिली, जो उसको ड्राइनेस का इशू था। वो अपने आप को स्टक फ़ील कर रही थी, उसको पता नहीं था कि अब उसे लाइफ में चाहिए क्या। बहुत जल्दी उसके इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया कि उसके काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गए इतनी छोटी उम्र में, और वो इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी-बड़ी दिखने लगी, डेब्ट्स बढ़ गए। पर क्या होता है जब आपके लाइफ से ग्रैटिट्यूड चला जाता है, जब आप कॉन्स्टेंटली गुस्से में रहते हैं और कर्स करते हैं सिचुएशन को, लोगों को, तो आपका फ़ोकस हिल जाता है। फ़ोकस हिल जाता है इस चीज़ को लेके कि जो आपके सामने है, पहले उसको तो आप थैंक यू कर लो। तो बस यही हुआ था, और ये बहुत अजीब लगा मुझे कि इतना, कहते हैं ना, देयर इज़ नो थिंग लाइक कोइंसिडेंस, इट इज़ ऑल रिटन। शायद भगवान जी ने मुझे उसी टाइम बता दिया था कि आगे जाके आप ही हेल्प करने वाले हो उनकी। तो ये एक केस था। इस केस को सॉल्व करने में स्टोरी ऑफ ड्राइनेस थी ये। काफ़ी टाइम लग गया उनको। बैच फ्लावर ने इंस्टेंट हील कभी भी नहीं होता है, इट्स लाइक होम्योपैथी, धीरे धीरे इफ़ेक्ट करता है। अ, हमें 5-6 महीने लगे उनको नॉर्मलाइज़ करने में। नाउ शी इज़ फाइन एंड सो इज़ हर मदर। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और उनको कहिएगा मेरे चैनल सब्सक्राइब करें भैया, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे। कल मैं सोच रही हूँ कुछ अलग ट्यूटोरियल भी लेके आए हैं ड्राइंग का, और देखते हैं कल क्या बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।